Now our next topic of this chapter, objective of UN. ठीक है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव. सो मतलब किस लिए ये बनाया गया, मेन रीज़न क्या थे यूएन के. तो आप लोग लिखेंगे, ये बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका किसी भी फॉर्म में आ सकता है, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स. ठीक है. टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, वो तो सब जानते ही हैं, हमने पहले ही डिस्कस किया कि जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको स्टॉप करने के लिए, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, उन्हें शॉर्ट आउट करने के लिए ये जो है बनाया गया. इसका ऑब्जेक्टिव ये था. टू शो कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स, हम जितना मतलब शो अपना कोऑपरेशन, जो एक कंट्री है दूसरे कंट्री, बिना कोऑपरेशन के कुछ नहीं चलता. आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी कंट्री रिसोर्सेज में फुल नहीं होता है. किसी कंट्री के पास ऑयल है तो दूसरे के पास वाटर है, किसी कंट्री के पास सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, किसी के पास कॉटन का रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है. तो सबको एक दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है, जिसके लिए कॉपरेशन चाहिए होता है. तो यूएन का एक वर्क होता है कि वो वहाँ पर उनके बीच में कॉपरेशन कर सके. इट वॉज फाउंडेड टू वॉर इन एनी country then the overcome to limit of enemies. ये बनाया गया है किसके लिए, वॉर को रोकने के लिए. और कोई कंट्री अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है दूसरे कंट्री को ओवरकम करने के लिए, तो उसको स्टॉप करने के लिए ये बनाया गया है. टू वर्क इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड. क्या होता है ये सोशल आप जानते हो, कल्चरल जो होती है अपनी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू द वर्ल्ड. टू हेल्प इन एपिडेमिक्स एंड एनी क्राइसिस इन द वर्ल्ड, ये हेल्प करता है ना. कोई जैसे अब ये आपका कोरोना संकट है, या आपका कहीं पर फ्लड्स आ जाते हैं, आप देखते हो अपने नेबरिंग कंट्री में, या कहीं पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स होते हैं, तो इस वजह से ऐसी कंडीशन में ये हेल्प करता है. अभी आप देख रहे होंगे कि जो WHO है वो वर्क कर रहा है इन कंट्रीज़ के लिए. जैसे इटली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई, USA में हुई है ना, और इंडिया के अंदर. तो ये अपनी जो है मेडिसिन्स और ये सब जो है वो कोऑपरेशन और हेल्प जो है वो प्रोवाइड करते हैं. एट प्रेजेंट UN हैव 193 मेंबर्स है ना. बेटा इसमें आपकी बुक में दिया होगा 192, बट आपके जो टोटल है एट प्रेजेंट वो 193 है ना. ये जो है सूडान जो है वो और इसके अंदर इंक्लूड हो गया है. कब हो गया था ये, 14 जुलाई 2011. तो कुछ बुक्स में ये है और कुछ में ये है, तो ये 93 जो है वो आपका सही है ना. ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट ईच. अब बेटा इसमें क्या है, इसमें टोटल मेंबर्स जो हैं वो कितने हैं हमारे, 193 हैं. और सबका 1 पर्सन 1 वोट जैसे कंट्री के अंदर होता है, इसी तरह 1 वोट होता है एवरी कंट्री का. तो इसके टोटल वोट कितने हुए, टोटल वोट है ना, टोटल वोट कितने हुए, 193 वोट्स हैं इसके. ठीक है. इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल, बेटा ये इसके ऑर्गन्स है जो अभी इस चैप्टर के एंड में आपको एक एक डिटेल में बताया जाएगा. ठीक है. सिक्योरिटी काउंसिल इसका एक ऑर्गन है, किसका, UN का. इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स. ठीक है. इसके जो है बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका किसी भी फॉर्म में आ सकता है, और ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, US, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना. ये बेटा आपके टिप्स में होने चाहिए. लगता है कि मैडम 5 मेंबर ही तो हैं, इसमें क्या है, बर कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग. इसको आप कैसे लर्न करोगे, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो 2 सुपर पावर थी कौन कौन सी थी, फ्रांस एंड इंग्लैंड, और उसके बाद जो बनी वो कौन कौन सी हो गई, US एंड रशिया.
4 तो आपकी ये हो गई। अब एक आपको चाइना तो बड़े अच्छे से याद रहेगा, आजकल चाइना हिट लिस्ट पे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये 5 मेंबर्स आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से? 2 ये तो देखो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएस मतलब अमेरिका एंड रशिया, और उससे पहले जो सुपर पावर थी ब्रिटेन एंड फ्रांस और चाइना, ठीक है। ये आपके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स सिलेक्ट फॉर 2 ईयर्स। अब इनमें से 193 में से जो 10 मेंबर्स हैं वो 2 ईयर्स के लिए नॉमिनेट होते रहते हैं, ठीक है। नॉमिनेशन में बेटा ये होता है कि ये नहीं है कि जैसे मान लिया इंडिया है, वो इस बार हो गया, इंडिया जैसे मान लिया 2020 से 2022 तक इंडिया नॉमिनेट हो गया इन 10 मेंबर्स में, क्योंकि इंडिया परमानेंट मेंबर्स में तो है नहीं। तो आगे 22 से 24 तक इंडिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इतने सारे मेंबर्स हैं तो उनको सबको चांस मिलती रहती है। तो इंडिया जो है कोई भी ये जो है इनमें जो है 2 ईयर्स के लिए ये नॉमिनेट 10 मेंबर्स होते रहते हैं। सिक्योरिटी जनरल इज द हेड ऑफ द यूएन एंड प्रेजेंट एंटोनियो गुतरेस फ्रॉम 1 जनवरी 2017 एंड द पुर्तगाल। ये है इसके जो हेड हैं वो कौन है एट प्रेजेंट, एंड ये भी आपको लर्न कर लेना है इनका नाम। और ये कब बने थे? 1 जनवरी 2017 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ये आ गया आपको समझ में कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है इसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, ये लर्न कीजिए। ये आपका टॉपिक आगे भी होगा। ये 5 मेंबर्स किस तरह से वर्ल्ड को डोमिनेट करते हैं, ये इंटरनेशनल डेमोक्रेसी को या लॉज के लिए बनाई गई थी, पर किस तरह से ये 5 कंट्रीज जो है वो डोमिनेट करते हैं और वर्ल्ड को, तो ये आप आगे चल के देखेंगे। तो फिलहाल आप ये लर्न कीजिए कि कितने मेंबर्स हैं इसमें, 193 है ना, एंड 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 आर नॉमिनेट फॉर द 2 ईयर्स। और इसके जो हेड हैं वो इस टाइम हैं आपके एट प्रेजेंट एंटोनियो गोदरेज फ्रॉम ये कब इलेक्ट हुए थे? 1 जनवरी 2017, ठीक है। रिफॉर्म्स ऑफ यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर बेटा फर्स्ट चैप्टर ही आपने पढ़ा है। कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुई थी? कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कोल्ड वॉर है ना। सो इसमें अब हम ये देखेंगे कि रिफॉर्म्स ऑफ यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब हमें इसमें क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। कोल्ड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी कब? जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, ठीक है। इट मीन्स 1991 के अंदर। रिफॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ द बिगेस्ट discussion has been on the functioning of the Security Council and demand for the increase in the UN Security Council permanent and non-permanent membership. रिफॉर्म्स इसमें क्या होता है? इसमें बेटा बहुत सारे जो है क्या कहते हैं लीप होल्स हैं। कैसे? वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें जो परमानेंट मेंबर हैं और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनके फंक्शनिंग पर किस तरह से आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि हाउ द बिगर पावर्स आर डोमिनेट द कंट्रीज। रिव्यू ऑफ इशू दैट फॉल विद द jurisdiction of the organization. Some countries and experts want to organization to work in peace and security mission after want to development of the humanitarian work. इसमें बहुत से लोग चाहते हैं कि इसमें जो jurisdiction of organization है इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट होने चाहिए और जो पीस के लिए वर्क करें और जो ह्यूमन बीइंग के लिए वर्क करें, यही इसका मिशन होना चाहिए।